नमस्कार दोस्तों। यूपी टेट 2026 की परीक्षा को मात्र 1 महीने और बचे हैं। अगले महीने में 2 तारीख से लेकर 4 तारीख के बीच में 2026 यूपी टेट की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसको देखते हुए हम यूपी टेट का PYQ लेकर के आ रहे हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और आज हमारे पास 2017 का क्वेश्चन पेपर है और इस क्वेश्चन पेपर में हम CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला जो पोर्शन होता है, बाल विकास और अधिगम, इस पोर्शन को हम देखेंगे, जिसमें 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे चल कर के हम पूरा क्वेश्चन पेपर देखेंगे और सभी वर्षों के जो पूर्व वर्ष के प्रश्न पत्र हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सबको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी शुरुआत हम करते हैं 2017 के क्वेश्चन पेपर से, जिसमें 30 क्वेश्चंस CDP के पूछे गए हैं। आज हम सिर्फ इन्हीं 30 क्वेश्चंस को लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये मैं बता दूं कि जो 2017 में का है, ये पेपर 1 है, ठीक है। यूपी टेट में या फिर सी टेट में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 प्राइमरी के लिए होता है और पेपर 2 अपर प्राइमरी, यानी कि 6, 7, 8 की कक्षाओं के लिए होता है, ठीक है। तो ये पेपर 1 है जो प्राइमरी की कक्षाओं के लिए होता है। तो पेपर 1 का हम CDP अभी देखने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला ही प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है। पहला है स्टिमुलस रिस्पांस थियरी ऑफ लर्निंग, दूसरा है ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी ऑफ लर्निंग, और तीसरा क्लासिकल थियरी ऑफ लर्निंग, और चौथा है हॉलिस्टिक थियरी ऑफ लर्निंग। तो इसमें से ये जो विकल्प है ये सही नहीं है। तो पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, यानी कि इसका ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। स्टिमुलस रिस्पांस थियरी ऑफ लर्निंग ये थॉर्नडाइक ने दिया है। ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग ये BF स्किनर ने दिया है। क्लासिकल थियरी ऑफ लर्निंग ये पावलोव ने दिया है, ठीक है। हॉलिस्टिक थियरी ऑफ लर्निंग ये हॉल ने नहीं दिया है, जबकि हॉल का ड्राइव रिडक्शन थियरी है, ठीक है। ड्राइव रिडक्शन थियरी, ठीक है। इसके बारे में आगे एक प्रश्न आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि पहले प्रश्न का उत्तर जो है हॉलिस्टिक थियरी ऑफ लर्निंग, ये हॉल ने नहीं दिया है। ये गैसाल्टवादी लोगों का सिद्धांत है। हॉलिस्टिक थियरी ऑफ लर्निंग ये गैसाल्ट थियरी में कंसिडर किया जाता है। ये हॉल ने नहीं दिया है और हॉल ने ड्राइव रिडक्शन थियरी दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। हुज नेम, या हिंदी में पढ़ लेते हैं, किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है, यानी कि फादर ऑफ यूजेनिक्स, ठीक है। तो ये जो है इसके सही उत्तर होंगे गैल्टन, ठीक है, या गाल्टन यहाँ हिंदी में दिया है, ठीक है। ये गाल्टन इनके सही उत्तर होंगे। सुजनन शास्त्र का मतलब होता है कि गाल्टन जो थे ये पुराने ज़माने के एक समाजशास्त्री थे। तो इन्होंने इंटेलिजेंस के ऊपर, यानी कि टैलेंट या इंटेलिजेंस जो कहते हैं, बुद्धिमत्ता के ऊपर काम किया। तो इनका मानना था कि जो बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, उनके अगर संतानों को देखा जाए तो वो भी टैलेंटेड होंगे। तो इस तरीके से जो ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं वो लोग ज़्यादा संतान उत्पत्ति करें, तो पूरा समाज जो है ज़्यादा टैलेंटेड लोगों से भर जाएगा। इस तरह का इनका कुछ सिद्धांत था, जिसको बाद में जो तो क्रिटिसाइज़ किया गया और अभी मान्य नहीं किया जाता है। लेकिन इंटेलिजेंस को नापने की जो विधियाँ हैं वो डेवलप करने में इनकी भूमिका है, इसलिए इनको अभी भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो फादर ऑफ यूजेनिक्स गैल्टन या गाल्टन को माना जाता है, ठीक है। हु डिस्क्राइब्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी बेस्ड ऑन ग्लैंड्स, ओके, ठीक है। ग्लैंड्स के आधार पे, यानी कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो ये जो है कैनन, ठीक है, कैनन, मिस्टर कैनन जो है, इन्होंने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है। व्यक्तित्व को क्लासिफाई करने के लिए व्यक्तित्व का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है।
ठीक है। तो उनमें से एक आधार है ग्रंथियों के आधार पर। ग्रंथियों के आधार पर जैसे हमारे शरीर में कई तरह की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ या एंडोक्राइनल ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। तो इन ग्रंथियों से हमारे अंदर हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं और उस हार्मोन के आधार पे हमारा बिहेवियर कई बार निर्धारित होता है। तो जैसे हमें गुस्सा आता है, किसी भी व्यक्ति को गुस्सा आता है, इसका मतलब उसके अंदर एड्रीनिल नाम का एक हार्मोन जो है एड्रीनल ग्लैंड से स्रावित होता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के खून में जब एड्रेनिल हार्मोन जब स्रावित होगा तो उसको गुस्सा आता है, ठीक है। या फिर इसी तरीके से अलग अलग तरीके के इमोशंस जो हैं हमारे, किसी के प्रति ईर्ष्या हो रही है, गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा हम उत्साहित महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रहे हैं। जैसे डोपामिन नाम का रसायन होता है, वो अगर हमारे शरीर में है तो हम बहुत ज़्यादा खुश महसूस करते हैं, ठीक है। तो हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा, हमारा बिहेवियर कैसा होगा, ये निर्भर करता है कि हमारी जो ग्रंथियाँ हैं वो किस तरह के रसायन हमारे शरीर में स्रावित करती हैं। तो उसके आधार पर जो है व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो है कैनन जी ने किया है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्रिएटिविटी इज ए मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम, या सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। ये किसने कहा है, तो ये क्रो एंड क्रो, ओके, इनका कथन है, ठीक है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यानी कि सृजनात्मकता एक, पहली बात इन्होंने क्या कहा कि एक मानसिक प्रक्रिया है, और दूसरा मौलिक परिणामों को उत्पन्न करने के लिए ओरिजिनल थॉट्स। सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी का अर्थ होता है कि हम कुछ नया इनोवेट कर रहे हैं, कुछ नया उत्पन्न कर रहे हैं अपने सोच के आधार पे, अपनी इमेजिनेशन के आधार पे, जो कभी दुनिया में हमने देखा नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि कोई भी चीज़ पहले इंसान के दिमाग में आती है, और दिमाग में आने के बाद से तब वो उसको अपने कार्य के आधार पर उसको वास्तविक जीवन में उतारता है, ठीक है। तो कोई भी नई चीज़ किसी व्यक्ति के दिमाग में ही पहले आती है, उसी चीज़ को क्रिएटिविटी कहा जाता है। और ये जो है क्रो एंड क्रो का स्टेटमेंट है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है, ठीक है। तो ये अर्ली एडोलेसेंस से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए इसमें मिडिल एडोलेसेंस भी दिया है। तो एडोलेसेंस कोई भी होगा, या फिर किशोरावस्था कोई हो, पूर्व हो या मध्य हो, किशोरावस्था में विद्रोह की भावना होती ही है बच्चों में। आपने अपने घर परिवार में भी देखा होगा, या फिर विद्यालय में अगर कहीं आप शिक्षण कर रहे हो तो देखा होगा। किशोरावस्था में विद्रोह की भावना होती है, लेकिन इसमें विकल्प में अर्ली और मिडिल दोनों दिया है। तो चूँकि जो अर्ली एडोलेसेंस है, पूर्व किशोरावस्था है, उसमें विद्रोह की भावना ज़्यादा तीव्र होती है, इसलिए शायद इसको लेकर के इसी विकल्प को ज़्यादा सही माना गया है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है। इसको कहते हैं सीखने का पठार, ठीक है। ये इसका सही उत्तर है, प्लेट्यू ऑफ लर्निंग, ठीक है। द पीरियड ऑफ लर्निंग वेयर नो इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस इज मेड इज कॉल्ड प्लेट्यू ऑफ लर्निंग, ठीक है। पहले समझ लेते हैं ये सीखने का पठार क्या होता है। देखिए, जब कोई बच्चा है वो मेहनत कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, समय दे रहा है, उसको बाहर से जो है सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं, उसके टीचर अच्छे से इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं, सारा कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन फिर भी उसके कुछ आंतरिक कारणों की वजह से उसके अधिगम में, यानी कि उसके लर्निंग में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, कुछ सुधार नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे ग्राफ एक बना कर देखें कि ये समय है और ये उसके लर्निंग में इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। तो जितना समय बढ़ता जाएगा, पढ़ाई करता जाएगा, उसकी लर्निंग बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसा समय आ गया कि समय तो आगे बढ़ता जा रहा है लेकिन लर्निंग इसी स्तर पर रुका हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं सीखने का पठार या प्लेट्यू ऑफ लर्निंग, ठीक है।
तो इसके कारण आंतरिक होते हैं, बाह्य कारण इसके नहीं होते हैं। आंतरिक कारण क्या हो सकता है कि वो गलत स्ट्रेटजी अपना के पढ़ रहा हो, या फिर हो सकता है कि वो बीमार पड़ जाए, तो उसे जैसे कोई बुखार पड़ गया, किसी को ज़्यादा समय तक बुखार रह गया, किसी को टाइफाइड हो गया, अब उस दौरान उसकी पढ़ाई जो है बाधित हो जाती है, ठीक है। या फिर आंतरिक तरीके से वो गलत स्ट्रेटजी अपना रहा हो, या फिर मोटिवेशन उसको अच्छे से नहीं महसूस हो रहा हो, तो इन कारणों की वजह से अधिगम में जो है एक रुकावट आ जाती है। इसको सीखने का पठार कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन सबसे आसान, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है, ठीक है। यानी कि आई क्यू को कैलकुलेट करने के लिए क्या सूत्र होता है, तो इसका सूत्र सामान्य तौर पे यही होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, यानी कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ठीक है। जो हमारी मानसिक आयु होती है, यानी कि किसी व्यक्ति से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और उस क्वेश्चंस के आधार पे निर्धारित किया जाएगा कि इसकी मानसिक आयु कितनी है, ठीक है। और वास्तविक आयु, उसका एज उस व्यक्ति से पूछा जाएगा, ठीक है। और ये फार्मूला में रख करके IQ निकाला जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, ठीक है। लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो ये 8वें प्रश्न का तीसरा, यानी कि थॉर्नडाइक, ये इसका सही आंसर होगा, थॉर्नडाइक, ठीक है। तो थॉर्नडाइक ने जो है लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर का जो है प्रतिपादन किया था। ट्रायल एंड एरर का मतलब होता है कि व्यक्ति जितना ही कोई क्रिया करता है, ठीक है, कोई व्यवहार करता है, और उस व्यवहार करने से या फिर उस क्रिया करने से अगर रिजल्ट नहीं मिलता है, तो रिजल्ट नहीं मिलने वाली क्रिया को व्यक्ति नहीं दोहराता है, और जिस क्रिया को करने से रिजल्ट मिलता है उसको व्यक्ति बार बार दोहराता है, और ऐसे करके एक नया व्यवहार व्यक्ति सीख जाता है, ठीक है। ट्रायल एंड एरर हम पहले करते हैं, देखते हैं कि क्या ये करने से हमको रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर उससे रिजल्ट नहीं मिलता है तो कुछ और करके देखते हैं, फिर कुछ और करके देखते हैं, और जिससे रिजल्ट मिलता है तो फिर वही क्रिया बार बार करने लगते हैं, ठीक है। समान संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं, तो ये ह्यूमंस में यानी कि मनुष्यों में गुणसूत्रों के कितने 23 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। जिसमें से 22 जो है जोड़े जो हैं यानी कि 44 गुणसूत्र ये तो कॉमन होते हैं, और जो आखिरी 23वां जो जोड़ा होता है वो जेंडर से संबंधित होता है, लिंग से संबंधित होता है। महिलाओं में जनरली नहीं, महिलाओं में X क्रोमोसोम पाया जाता है, यानी कि X गुणसूत्र पाया जाता है, और पुरुषों में X और Y दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो अगर X गुणसूत्र होता है तो पुत्री उत्पन्न होती है, और अगर पुरुष का Y गुणसूत्र हो, ठीक है, अगर मान लीजिए कि पुरुष का Y गुणसूत्र हो, महिला का तो X गुणसूत्र ही होगा, तो जाके पुत्र की उत्पत्ति होती है, ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने, ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी इज प्रोपाउंडेड बाय स्किनर, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी कि क्रिया प्रसूत थियरी ये स्किनर महोदय ने दी है, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब होता है कि हम बार बार किसी कार्य को करते हैं, और उससे जब हमें रिजल्ट मिलता है तो हम उस कार्य को रिपीट करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए कि बहुत से लोग होंगे हम में से जिन्होंने B.Ed BTC कई साल पहले किया होगा, 5 साल 6 साल 7 साल पहले किया होगा, और अगर पहले UP टेट के एग्ज़ाम्स होते या फिर भर्तियाँ आती तो हम पढ़ाई करते, रिजल्ट निकलता तो हम पढ़ाई करते, लेकिन पढ़ाई करके क्या फ़ायदा जब कोई एग्ज़ाम होना नहीं है, जब उसका कुछ रिजल्ट आना नहीं है, तो धीरे धीरे अब पढ़ाई से भी व्यक्ति डीमोटिवेट हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से ऑपरेंट कंडीशनिंग कार्य करती है, ठीक है। आगे चलते हैं। कॉलर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है।
कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से, व्यक्तित्व का सिद्धांत या अधिगम का सिद्धांत से? ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर होगा थियरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, अधिगम के सिद्धांत से। आपने ऐसे पढ़ा होगा गेसाल्ट। ठीक है, गेसाल्ट थियरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, उससे कोहलर संबंधित है। ठीक है, ये कोहलर गेसाल्ट थियरी ऑफ लर्निंग से संबंधित है। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस वाज प्रोपोज्ड बाय ये कैटल। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? कैटल है। ठीक है, अच्छा, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान, इसका मतलब पहले समझ लेते हैं। ठीक है, इनके अनुसार, कैटल के अनुसार जो है बुद्धि दो तरीके की होती है, एक लिक्विड होती है और एक क्रिस्टल होती है। ठीक है, लिक्विड यानी कि तरल और क्रिस्टली यानी कि क्रिस्टल। ठीक है, अब तरल का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा कार्य, ठीक है, जहाँ पे जिसको हमने पहले से अभ्यास नहीं किया है या फिर पहले से नहीं सीखा है या फिर कोई नई समस्या अचानक से उत्पन्न हो जाती है, तब हमारी जो बुद्धि कार्य करती है वो तरल बुद्धि के अंतर्गत इन्होंने रखा है। और क्रिस्टलीय बुद्धि कि जिसको हमने बार बार करके सीखा है, ठीक है, तो उस बुद्धि को इन्होंने क्रिस्टलीय बुद्धि के रूप में सीखा है। उदाहरण से समझे कि जैसे मान लीजिए कि कोई मोटरसाइकिल चलाने वाला मैकेनिक हो गया या फिर कोई डॉक्टर हो गया। ठीक है, अब डॉक्टर ने देखा है कि हाँ मरीज को ये लक्षण है, तो हम ये दवाइयाँ दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से सीख के किसी डॉक्टर को कई सालों का अभ्यास हो गया है, तो उसकी जो बुद्धि है वो क्रिस्टलीय बुद्धि जो है मानी जाएगी, क्योंकि उसने जो है कई सालों से के अभ्यास से और पढ़ करके उसने सीखा है कि ये लक्षण होगा तो हम ये इलाज करेंगे। अब मान लीजिए उस डॉक्टर के पास कोई ऐसा मरीज आ जाता है जो कोई ऐसे लक्षण बताता है जिसके बारे में उसने ना कभी पढ़ा है ना कभी उसने कभी इलाज किया है। ठीक है, अब उसके पास एक नया सिचुएशन आ जाता है। अब नया सिचुएशन में उसका दिमाग कैसे काम करेगा, ये उसके जो है लिक्विड इंटेलिजेंस पे यानी कि तरल बुद्धि पे निर्भर करता है। ठीक है, तो यानी कि बुद्धि में एक लिक्विड इंटेलिजेंस भी होता है और क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस भी होता है। इन्हीं दोनों को मिला के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है इन्होंने दिया है, कैटल ने। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कैटल जी ने दिया है। चलिए आगे देखते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन का प्रतिमान का प्रयोग निम्नलिखित से किसके सुधार हेतु किया जाता है? ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? ठीक है, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है कि कोई नई समस्या जहाँ पे उत्पन्न हो रही है, ठीक है, कोई नई समस्या जहाँ उत्पन्न हो रही है और जिसका हमें समाधान पहले से नहीं मालूम है, तो वहाँ पे हम बच्चों को या फिर जो भी वहाँ पे लोगों को ये समाधान निकालना होता है, तो उनको ब्रेन स्टॉर्मिंग करने को कहते हैं। तो व्यक्ति जो है अलग अलग दिशाओं में, ठीक है, एक व्यक्ति का ये ब्रेन है, वो हर दिशा में सोचता है और हर दिशा में सोचने के बाद से उसको अचानक से पता चलता है कि हाँ हम ऐसे अगर ये कार्य करेंगे तो हम अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसको ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं, जहाँ पे हम किसी फिक्स डायरेक्शन में नहीं सोचते हैं, किसी पहले से निर्धारित दिशा में नहीं सोचते हैं, जबकि हम अलग अलग तरीक़ों से, नए तरीक़ों से सोचते हैं और समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। और अगर देखा जाए तो इसका प्रयोग सृजनात्मकता यानी कि नई समस्या के समाधान यानी कि क्रिएटिविटी में करते हैं। ठीक है, देखा जाए तो ये ऑप्शन भी सही माना जा सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान। अगर सृजनात्मकता अगर उत्तर कुंजी में न दिया गया हो, ऑप्शंस में अगर सृजनात्मकता न दिया गया हो, तो समस्या समाधान में भी ब्रेन स्टॉर्मिंग का मॉडल ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? गोलमैन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, तो ये हो जाएगा इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि। ठीक है, गोलमैन जो है ये संवेगात्मक बुद्धि यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस से संबंधित है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है
इसको समझ लेते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा, ठीक है, समझिए, किसी व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं के इमोशंस को यानी कि भावनाओं को समझने, पहचानने और उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता, और दूसरों के भी भावनाओं को समझने, पहचानने और उन्हें मैनेज करने यानी कि नियंत्रित करने की क्षमता को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। उदाहरण से समझें अगर, तो कोई व्यक्ति है, अगर उसको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो वो कुछ गुस्से में कुछ गलत कदम उठाए उससे पहले अगर वो समझ जाए कि मैं ये कदम गुस्से में आकर उठाने जा रहा हूँ, मैं इस व्यक्ति को ये चीज़ मैं गुस्से की वजह से बोलने जा रहा हूँ, जबकि अगर गुस्सा नहीं होगा तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है, तो वो पहचानता है कि हाँ अभी मैं ये कार्य कर रहा हूँ तो गुस्से की वजह से कर रहा हूँ, और उसको मैनेज भी कर सकता है, उसको नियंत्रित भी कर सकता है, तो मानेंगे कि उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है, ठीक है। वैसे ही उस व्यक्ति में ये भी क्षमता होनी चाहिए कि उसके सामने कोई व्यक्ति गुस्सा हो रहा हो, ठीक है, या फिर उसके सामने कोई व्यक्ति नाराज़ होने वाला है, उसके सामने कोई व्यक्ति उसकी बातों से आहत होने वाला है, उसकी भावनाएं आहत होने वाली हैं, तो वो उसके हाव भाव से, उसके बातों से या फिर उसके चेहरे से पहचान जाता है कि हाँ इसको इस बात से ठेस पहुंची है, इसको इस बात का बुरा लगा है या फिर इसको इस बात का अच्छा लगा है, और उसको पहचान करके और सामने वाले के इमोशंस को भी मैनेज करने की अगर क्षमता है किसी के अंदर, तो उसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। तो जिस व्यक्ति का इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है वो अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझ करके और उसको नियंत्रित कर सकता है, ठीक है। और ये इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, जो सामान्य जो इंटेलिजेंस कोशिएंट यानी कि IQ होता है, यानी कि किसी के, बहुत लोग ऐसे कहते हैं ना किसी का दिमाग बहुत तेज़ होता है, बहुत लोग को देखा होगा पढ़ने में बहुत तेज़ होते हैं, मैथमेटिक्स उनकी बहुत तेज़ होती है, लेकिन जीवन में कुछ खास सफल नहीं होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो औसत बुद्धि के होते हैं, जिनका IQ बहुत औसत होता है और मैथमेटिक्स वगैरह, रीजनिंग वगैरह में वो बहुत औसत होंगे, लेकिन वो जीवन में बहुत सफल होते हैं। क्यों सफल होते हैं? क्योंकि उनका इमोशनल इंटेलिजेंस हाई होता है, उनको पता होता है कि हम ये काम बस भावनाओं में बहकर कर रहे हैं, तो भावनाओं में बहकर हमें ये काम नहीं करना है। या फिर कोई दूसरा भावनाओं में बहकर कोई काम कर रहा हो तो उसके भावनाओं को भी वो नियंत्रित करता है, तो वो अपने अंडर काम करने वाले लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर पाता है, तो इसलिए वो जीवन में ज़्यादा सफल होता है। जबकि किसी के अंदर अगर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं हो, जब गुस्सा आया तो गुस्सा कर दिया, जब दुखी होना हो तो दुखी हो गया, जब थोड़ा सा कुछ अच्छा हुआ तो खुश होकर नाचने लगा, ऐसे लोग ज़्यादा सफल नहीं होते हैं। जिसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है वो लोग ज़्यादा सफल होते हैं, ऐसा देखा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन से भिन्न है? फाइंड ऑड वन आउट, ठीक है, तो कौन बाकी से अलग है? थियरी ऑफ लर्निंग टू लर्न, थियरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट, ड्राइव रिडक्शन थियरी और थियरी ऑफ जनरलाइजेशन, ठीक है। इसमें से ड्राइव रिडक्शन थियरी जो है ये अलग है, ठीक है, और बाकी तीन एक दूसरे से संबंधित हैं। ये ड्राइव रिडक्शन थियरी जो है, क्वेश्चन नंबर अगर हम देखते हैं, किधर गया, क्वेश्चन नंबर 1 में जो ये हल का नाम आया है ना, इनके द्वारा दी गई है ड्राइव रिडक्शन थियरी, ठीक है। आ जाते हैं इधर। ड्राइव रिडक्शन थियरी जो है मैं समझा दे रहा हूँ कि क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। ड्राइव का मतलब होता है यहाँ पे बायोलॉजिकल यानी कि जैविक ड्राइव से है, जैसे कि भूख लगना, प्यास लगना, ठंडी लगना, गर्मी लगना। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है या फिर बच्चे हैं, किसी कमरे में हैं और वो गर्मी से बहुत परेशान है, उनका मानसिक तौर पे जो है वो गर्मी में ही उलझे हुए हैं, तो उनकी लर्निंग स्वाभाविक तौर पे घट जाएगी, वो ध्यान नहीं दे पाएंगे पढ़ने में। तो उनका पढ़ने में ध्यान ज़्यादा आया, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम अगर उस कमरे में गर्मी का प्रबंध कर दें, यानी कि फैन लगा दें या फिर कुछ करके उसका तापमान कमरे का कम करें, तो बच्चे जब गर्मी से नहीं जूझेंगे तो उनका अधिगम स्तर अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो गर्मी की ड्राइव है उनके अंदर,
या फिर किसी को अगर प्यास लगा है तो एक प्यास की जो एक ड्राइव है उसमें कमी कर दें, रिडक्शन कर दें, ठीक है, तो लर्निंग बढ़ जाएगा। ये ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ये हल के द्वारा दी गई है, ठीक है। ठीक है, संज्ञानात्मक संप्रति का न्यूनतम स्तर है, ठीक है। लोवेस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव अचीवमेंट इज, ये क्वेश्चन जो है आपने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी अगर पढ़ी होगी तो उससे संबंधित है। तो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ये, इसका उत्तर होगा नॉलेज, ठीक है। नॉलेज जो है सबसे बेसिक या सबसे निम्न स्तर की संप्राप्ति या फिर अचीवमेंट है अगर हम लर्निंग के मामले में देखें तो। इसको अगर हम समझें तो हम सबसे पहले क्या होता है कि कोई बच्चा जब कोई किसी विषय को पढ़ रहा होता है या फिर हम और आप किसी विषय को पढ़ते हैं तो उस विषय के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं सबसे पहले हम उसको जानते हैं और उसको जानने से हमारा उस विषय के बारे में एक नॉलेज बनता है, ठीक है। लेकिन जब उस विषय का हमें ज्ञान होता है, उस विषय के बारे में हम जानते हैं तो उससे एक हमारी समझ उत्पन्न होती है, अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग जो है ये नॉलेज से ऊपर का चीज़ है, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग से ऊपर की चीज़ है एनालिसिस। जब हम उस विषय को अच्छे से समझ जाते हैं तो हम उस विषय का एनालिसिस भी कर पाते हैं कि वो विषय अन्य विषयों से कैसे अलग है, उसके कितने हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उसमें क्या सही है क्या गलत है, अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं। तो ये एनालिसिस में आता है। और एनालिसिस करने की भी जब क्षमता हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है, उस विषय को हम इतनी ज़्यादा गहराई समझ लेते हैं, तब हम उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, यानी कि उसको हम वास्तविक जीवन में उपयोग उसका कर सकते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन जो है बहुत ऊपर की चीज़ है। जैसे कोई व्यक्ति को हम फिजिक्स अगर पढ़ाते हैं तो फिजिक्स वो सिद्धांत सिर्फ पढ़ता है, फिजिक्स का नॉलेज हो जाने से वो जीवन में अपने फिजिक्स का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, ठीक है। लेकिन अगर वही व्यक्ति फिजिक्स पढ़ता है, कई सालों तक पढ़ता है, इंजीनियरिंग करता है, IIT में जाता है, तो वहाँ पे जब उसकी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो फिजिक्स का इस्तेमाल करके कुछ नए नए खोज या फिर नए नए तरह के उसके एप्लीकेशंस भी कर पाता है, ठीक है। तो नॉलेज जो है सबसे बेसिक या सबसे नीचे स्तर की संप्राप्ति यानी कि अचीवमेंट होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक सेकेंड। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। तो यह क्षैतिज अधिगम अंतरण यानी कि हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। ये उर्दू का नहीं होगा। वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होता है कि जैसे हम कोई एक चीज़ सीखते हैं, ठीक है, और ये सीखी गई चीज़ कोई नई चीज़ सीखने में जब काम आती है तब इसको हम कहते हैं वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ठीक है। उदाहरण के तौर पे जब हम जोड़ सीखते हैं तो बिना जोड़ सीखे हम गुणा नहीं सीख सकेंगे, ठीक है। गुणा सीखने के लिए जब हम 2 अंकों का गुणा करते हैं, मान लीजिए ये 2 अंकों का हम गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे नीचे हम एक बार गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे और फिर ये वाले संख्या से गुणा करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और फिर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, है ना, तब हमको उत्तर मिलता है। यानी कि हमको गुणा सीखने के लिए जोड़ सीखना आवश्यक है, ठीक है। कहने का अर्थ है कि जब हम एक अधिगम सीखते हैं यानी कि जोड़ सीखते हैं तो इसके आधार पर हम गुणा सीखते हैं, तो इसको हम बोलेंगे वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज। लेकिन क्षैतिज अधिगम का स्तर क्या का अंतरण क्या होता है कि जब हम एक चीज़ सीखे हुए हैं और वही स्किल्स जो है हमारे दूसरे चीज़ में काम आ रही हैं, इसको हम क्षैतिज अधिगम अंतरण का सिद्धांत कहते हैं। जैसे कि हम साइकिल चलाना सीख चुके हैं तो साइकिल में जैसे हम हैंडल को संभालते हैं या फिर जैसे हम बैलेंस बनाते हैं, वैसे ही बैलेंस हम बाइक चलाने में भी यानी मोटरसाइकिल चलाने में ही बनाना होता है, ठीक है। तो ये सेम स्किल मोटरसाइकिल चलाने में भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ये क्षैतिज अधिगम अंतरण का उदाहरण माना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है इसलिए अब आगे थोड़ा जल्दी करते हैं, ठीक है। ये देखिए प्लेटरी ऑफ लर्निंग से एक और क्वेश्चन आ गया, पहले भी था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉज ऑफ प्लेटरी ऑफ लर्निंग, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है, ठीक है।
तो अधिगम का पठार यानी कि जब हमारा अधिगम हमें बाहर से एफर्ट उतना ही हम लगा रहे हैं, पढ़ाई भी उतना कर रहे हैं, समय उतना दे रहे हैं, हमारे शिक्षक उतना ही पढ़ा रहे हैं, विद्यालय से उतनी ही पढ़ाई कराई जा रही है, लेकिन हमारा जो आउटकम है, जो लर्निंग अधिगम है, ठीक है, लर्निंग आउटकम है यानी कि शिक्षण अधिगम है, उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो उसको हम अधिगम का पठार कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कारण क्या होता है? तो इसके जो है हम अधिगम के पठार के कारण आंतरिक होते हैं, यानी कि व्यक्ति के अंदर के स्वयं के कारण होता है। तो इसमें लैक ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा की सीमा कारण हो गया, शारीरिक सीमा, किसी को कोई बीमारी हो गई, ठीक है, बीमार पड़ गया बच्चा तो फिर उसका आउटकम नहीं बढ़ रहा है, ये हो गया। ज्ञान की सीमा, ठीक है, पहले से मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को जोड़ आता नहीं है, किसी बच्चे को जोड़ नहीं आता है, उसको आप क्यों ना रोज़ 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 सिखाया जा रहे हो, और वो जोड़ के क्लासेज को जो है मिस कर दिया है। जिस दिन जोड़ पढ़ाया आपने वो दिनों में वो गायब था। ठीक है, अब आपको उसको गुणा कितना भी समझाओगे उसको नहीं आएगा, यानी कि उसकी लिमिट ऑफ नॉलेज हो गई है ना। तो ये सारे जो है कारण है, ये तीनों जो है, ये तीनों कारण हैं प्लेट्यू ऑफ लर्निंग के। लेकिन ये जो नॉन कोऑपरेशन ऑफ स्कूल, ये कारण है, विद्यालय का असहयोग जो है इसका कारण नहीं माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। ये किसने बोला है? ये गेट्स एंड अदर्स ने बोला है। ठीक है, ठीक है, इनके कहने का अर्थ है जो अधिगम यानी कि लर्निंग है, ये है व्यवहार में परिवर्तन, लेकिन अनुभव और प्रशिक्षण के कारण। ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन वैसे भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का जब उम्र बढ़ता है, एज बढ़ता है, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। जैसे कोई बच्चा है तो उसके व्यवहार में उसका अलग तरीके से व्यवहार रहेगा, जब वो बड़ा होगा तो उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आएगा, वो उसका उम्र और बढ़ेगा, उसके तो भी उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो इसको हम लर्निंग नहीं कहेंगे, इसको हम मैच्योरेशन या परिपक्वता कहते हैं। ठीक है, कि वो इंसान ज़्यादा मैच्योर हो गया, उसका एज बढ़ गया तो अब ज़्यादा मैच्योर हो गया, ज़्यादा मैच्योर हो गया है। ठीक है, लेकिन अधिगम लर्निंग कब कहते हैं? कि जब हम अनुभव और प्रशिक्षण के आधार पे, ठीक है, अनुभव और प्रशिक्षण के आधार पे किसी के व्यवहार में जब परिवर्तन आने लगता है तो उसको हम कहते हैं कि ये व्यक्ति सीख रहा है, लर्निंग कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टैनफोर्ड बिना परीक्षण मापन करता है, ये इंटेलिजेंस का मापन करता है, बुद्धि का। ठीक है, ठीक है, स्टैनफोर्ड बिना परीक्षण, इसके बारे में बताया जा सकता है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और जब हम अच्छे से पूरे सिलेबस को पढ़ेंगे तब इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, ये इंटेलिजेंस का मापन करता है। अगला क्वेश्चन थोड़ा आसान है। इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, ये जो है डेफिनेशन किसने दिया है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो है युंग ने, कार्ल जंग इनका नाम है, इन्होंने किया है। ठीक है, ये ठीक है, आगे चलते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, तो सामाजिक परिवेश से जन्य तत्व। ठीक है, सोशियो इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स, सामाजिक विकास कैसे प्रभावित होगा? उनके आसपास के सामाजिक और जो पारिवेशिक जो माहौल है उसके आधार पर सामाजिक विकास प्रभावित होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? ठीक है, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है, तो ये लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ। ठीक है, द्रुतगामी विकास का नियम, ये जो है शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। अच्छा, ये होता क्या है? जब कोई बच्चा होता है छोटा सा, अभी पैदा ही हुआ है, तब से लेकर के 3 इयर्स तक हर साल उसकी लंबाई और उसकी वजन बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, है ना। 1 महीने पहले बच्चे को देखोगे तो वो बहुत छोटा रहेगा, 1 महीने बाद 2 महीने बाद देखोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। जबकि कोई व्यक्ति मान लो कि 14 साल का हो गया है, 12 साल का हो गया है, उसको 1 महीने पहले देखो और 1 महीने बाद देखो तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पता चलेगा। तो ये शुरुआती दौर में इस बच्चे का विकास बहुत तेज़ी से होता है, इसी को लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, बाकी सब ये शारीरिक विकास के नियम नहीं हैं। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थियोरी ऑफ डेवलपमेंट? ठीक है, तो थियोरी ऑफ कॉन्टिन्यूस ग्रोथ, थियोरी ऑफ इंटर रिलेशन एंड यूनिफॉर्म पैटर्न,
ये सब विकास के सिद्धांत हैं। कंडीशनड रिफ्लेक्स जो है ये व्यवहार का सिद्धांत है, विकास का सिद्धांत नहीं है। कंडीशनड रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति किसी उद्दीपक पे किस तरह से प्रतिक्रिया देगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी कंडीशनिंग किस तरह से की गई है। ठीक है, ये पावलोव का जो नियम होता है, अगर आपने पढ़ा होगा, उसका पावलोव का जो एक्सपेरिमेंट उसने कुत्ते पे किया था, उसके आधार पे प्रश्न है और इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ऐसे समय, हाँ, अभी जो है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अभी इतना जान लीजिए कि ये थियोरी ऑफ कंडीशनड रिफ्लेक्स है, ये डेवलपमेंट का थियोरी नहीं है, विकास का सिद्धांत नहीं है। अच्छा, इसके बारे में अगर चलिए आगे बता देंगे, चाहे बता ही दे रहे हैं। थियोरी ऑफ कंटिन्यूस ग्रोथ क्या होता है कि बचपन से लेकर, पैदा होने से लेकर के और मरने तक व्यक्ति का विकास किसी न किसी रूप में होता ही रहता है। ये लगातार विकास जो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, ये थियोरी ऑफ कंटिन्यूस ग्रोथ हो गया। थियोरी ऑफ इंटर रिलेशन, जो हमारा विकास किसी का किसी उम्र में हो रहा है, उसके आगे जो उसका विकास होगा वो एक दूसरे से परस्पर संबंध रखते हैं या इंटर रिलेशन होता है। ठीक है, जैसे किसी के अगर हाथ पैर बचपन में लंबे हो गए हैं, अब वो आगे जवानी के बाद से उसके वो हाथ पैर छोटे नहीं होंगे। ठीक है, तो वो जो विकास पहले हुआ है वो आगे का विकास उसी पे आधारित होता है। ठीक है, और थियरी ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, समान प्रतिमान का सिद्धांत, तो सब में एक ही पैटर्न पे विकास होता है। जैसे बच्चे 1 से लेकर के और 3 साल तक, मतलब बचपन पैदा होने से लेकर 3 साल तक बहुत तेज़ी से विकास करते हैं, तो ये हर बच्चे में ये लागू होता है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा 1 से लेकर 3 साल तक तेज़ी से विकास करेगा और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 3 साल के बाद से तेज़ी से विकास करेंगे। नहीं, वो एक ही तरह से पैटर्न सभी लोग फॉलो करते हैं। सब पहले बच्चे रहेंगे, फिर जवान होंगे, फिर बूढ़े होंगे, तो ये सभी होंगे। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा होगा उसके बाद सब बूढ़ा हो जाएगा तब जाके जवान होगा, है ना। तो ये एक यूनिफॉर्म पैटर्न चलता है विकास का, ये सब। ठीक है, हालांकि इन सब चीज़ों को जब हम विस्तृत तौर पे सिलेबस में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। अभी ये समझने के लिए इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर का, है ना। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू एबिलिटीज़। ठीक है, ये हार्लॉक जो है इन्होंने सिद्धांत दिया हुआ है, सिद्धांत नहीं दिया हुआ है, इनका स्टेटमेंट है एक तरीके से। ठीक है, जब किसी व्यक्ति का विकास होता है, विकास होने का अर्थ क्या है कि उसके अंदर कुछ नई नई क्षमताएं उत्पन्न होंगी। ठीक है, और कुछ नई नई विशेषताएं उत्पन्न होंगी। सॉरी, ठीक है, आगे चलते हैं। इंस्टिंक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू 14 टाइप्स। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है, तो ये मैकडूगल। ठीक है, ये मैकडूगल महोदय ने ये इंस्टिंक्ट्स को, यानी कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ठीक है, ये डमविल का स्टेटमेंट है। अटेंशन, ये अवधान का मतलब अटेंशन। ठीक है, अटेंशन इज कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस मतलब चेतना। अटेंशन इज कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन वन ऑब्जेक्ट रादर देन अपॉन अनदर। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय डमविल। ओके, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये बहुअनुक्रिया के नियम जो है, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस, ये जो है प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग नहीं है। ये तीनों जो है प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग है। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। ये होता क्या, लॉ ऑफ रेडीनेस क्या होता है कि कोई बच्चा जो है कितनी ज़्यादा अच्छे से सीखेगा, वो निर्भर करता है कि वो बच्चा कितना तत्पर है सीखने के लिए। कोई बच्चा मान लीजिए कि आज पहले से ही मन बना के आया कि नहीं, मुझे आज भिन्न सीखना ही है, या फिर गुणा करना सीखना ही है, भाग करना सीखना ही है, तो उसको आप सिखाओगे तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखेगा। जबकि कोई बच्चा, उसका कुछ मन ही नहीं है सीखने का, तो वो ज़्यादा अच्छे से नहीं सीखेगा। ठीक है, वैसे ही लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ज़्यादा कोई व्यक्ति अभ्यास करेगा तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखेगा। ठीक है, तो ये तीनों
प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग है, लेकिन ये जो लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स है ये सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग में आता है, ठीक है। विच टेस्ट इज प्रोपाउंडेड बाई डॉक्टर एस जालोटा इन हिंदी फॉर चिल्ड्रेन ऑफ 12 to 16 ईयर्स। तो इनका होगा जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ओके। हिंदी में देख लेते हैं। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जालोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? तो साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, ठीक है। और ये आखिरी सवाल देख लेते हैं। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, हु प्रोपाउंडेड द टू फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये है, इसका उत्तर होगा स्पीयरमैन, ठीक है। टू फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस क्या होता है कि ऐसा माना जाता है, मतलब स्पीयरमैन जी का कथन ये है, इनका सिद्धांत है कि इंटेलिजेंस जो होता है, बुद्धिमत्ता जो होती है, वो उसके दो हिस्से होते हैं। एक जनरल इंटेलिजेंस होता है जिसको जी बोलते हैं, एक स्पेशल इंटेलिजेंस, स्पेशलाइज इंटेलिजेंस होता है जिसको एस बोलते हैं, ठीक है। तो जनरल इंटेलिजेंस तो जैसे कॉमन सेंस हो गया समझने के लिए कि हाँ कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, या फिर यहाँ थोड़ी सी लाइट चली गई है, 1 मिनट में सही करता हूँ, हाँ ठीक है। तो अब स्पीयरमैन साहब कहते हैं कि एक जनरल इंटेलिजेंस होता है, जैसे कि सामान्य किसी व्यक्ति की बुद्धि कितनी काम करती है उसको जी से डिनोट करेंगे, और दूसरा होता है स्पेशलाइज्ड इंटेलिजेंस, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति में कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कोई व्यक्ति जो है हो सकता है कि बहुत सामान्य बुद्धि का हो, लेकिन वो सिंगिंग बहुत अच्छा करता हो, गाना बहुत अच्छे गाता हो। कोई व्यक्ति हो सकता है क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता हो, क्रिकेट की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से बनाता हो, बाकी वो सामान्य जीवन में बहुत औसत दर्जे का उसका दिमाग काम करता हो सकता है कि बहुत से लोग उससे बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी वाली बातें करते हो, लेकिन जब क्रिकेट खेलने की बारी आएगी तो वो सबसे अच्छा खेलेगा। गाना गाने की बारी आएगी तो हो सकता है कोई बहुत अच्छा गाना गाएगा, या फिर हो सकता है डांस करने में कोई बहुत अच्छा डांस करेगा, ठीक है। तो स्पेशल टैलेंट कुछ लोगों में होता है, तो इसको जो है एस से डिनोट करते हैं, और जो दूसरा हिस्सा होता है जो सामान्य बुद्धि का होता है उसे जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये एक ही व्यक्ति के जो बुद्धिमत्ता होती है एक ही व्यक्ति की, उसके दो हिस्से होते हैं। ये इसी को टू फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस स्पीयरमैन का ये कहा जाता है, ठीक है। अब इसके आगे हमारे अदर सब्जेक्ट्स हैं, तो वो सब हम बाद में देखेंगे। पहले ये CDP देख लेते हैं, और आगे मैं कल भी हो सकता है कि एक वीडियो लेके आऊँगा, और हो सकता है ज़्यादा सालों के ज़्यादा वर्षों के CDP के क्वेश्चंस जो है इंक्लूड करेंगे, कि जल्दी से पहले PYQ कर लिया जाए, उसके बाद से जो पूरा सिलेबस है CDP का UP टेट के हिसाब से सबको कवर कर लिया जाए, ताकि आप CDP में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। और सिर्फ CDP ही नहीं, सभी विषयों का जो है PYQ किया जाएगा, और उनसे संबंधित जितना हो सके उतना कंटेंट को, सिलेबस को भी कवर किया जाएगा, ठीक है। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे अगर मैं वीडियो डालूँगा तो आप तक पहुँच जाएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।